हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, जो आपका वन शॉट रहने वाला है। एक बार चैप्टर शुरू करो, आपका चैप्टर खल्लास। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो आपके सामने संविधान दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है। अपने चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे, तो उसका मतलब क्या होता है। तो संविधान से आप समझ सकते हो कि नियम और कानून के कैसे दस्तावेज जिसकी मदद से, जिसकी सहायता से एक देश में शासन चलाया जाता है, उसको हम संविधान कह देते हैं। काफी सिंपल है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हैं, तो वहाँ पर एक नियम होते हैं कि इस टाइम पर ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाना है और इस टाइम पर टीचर आना है। तो ये क्या है, वहाँ पर कानून बने हुए हैं। तो वो क्या है, आपकी कोचिंग, आपका स्कूल का क्या है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे एक देश में संविधान होता है इसमें, जिसमें नियम और कानून होते हैं, जिससे पूरे देश चलाया जाता है, देश में शासन चलाया जाता है। ठीक है ना, समझिए यहाँ तक। अगर किसी देश में संविधान नहीं है तो वहाँ पर बिल्कुल अव्यवस्था फैल जाएगी, वहाँ पर कुछ भी काम व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा हर जगह का है। देश की बात हम कर ले, चाहे हम आपके घर की बात कर ले, या किसी कोचिंग या किसी स्कूल की बात कर ले, या किसी संस्था की बात हम कर ले, तो वहाँ पर कुछ नियम कानून होते हैं, यानी कि वो उस जगह का संविधान है। वही हम बात करें देश के संविधान की, तो एक संविधान के जरिए एक देश चलाया जाता है। ठीक है, जिसमें नियम और कानून होते हैं। समझ आ गया आपको। संविधान का मतलब समझने के बाद आपके मन में क्वेश्चन आया या नहीं कि संविधान की हमें आवश्यकता क्यों होती है। अगर आया तो कमेंट में बता दो भाई अभी, ठीक है ना। अगर नहीं आया तो भी बता दो। तो यहाँ पर संविधान की हमें आवश्यकता क्यों होती है, तो पहला आप बता सकते हो कि समाज में विभिन्न समुदाय के बीच में तालमेल बैठाने के लिए। आपको पता है हमारे देश में, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के समुदाय रहते हैं। वो एक समुदाय का देश तो है नहीं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के समुदाय रहते हैं। तो उनके बीच में तालमेल बैठाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान में ऐसे नियम कानून बने हैं जो कि हर समुदाय को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो इसलिए हमें क्या है भाई, समाज में तालमेल बैठाने के लिए विभिन्न समुदाय के बीच में, इससे हमें संविधान की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम बात कर ले कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। भाई डिसीजन लेगा कौन, किसके पास ऐसी पावर होगी, तो इसके बारे में संविधान हमें बताता है। ठीक है, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम बात करें सरकार की शक्ति पर सीमाएं। ठीक है, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है कि सरकार इस प्रकार से कानून ना बना दे कि भाई जो नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त है, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, या आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, तो उस प्रकार से कानून ना बना दे कि वो उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए। तो इसलिए सरकार की शक्तियों पर सीमाओं के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लें समाज की आकांक्षा और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। भाई समाज की कुछ आकांक्षाएं होती है, कुछ लक्ष्य होते हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। तो संविधान सरकार को कैसी पावर प्रदान करे, एक क्षमता प्रदान करे, ताकि जो लोगों की आकांक्षा है वो पूरी कर सकें। जैसे लोगों की आकांक्षा है भाई निर्धनता को कम करना, हो सकता है तो सरकार के पास ऐसी पावर होनी चाहिए ताकि वो ऐसी निर्धनता को कम कर सके। ठीक है ना, ऐसी सुविधाएं वो उत्पन्न कर सके समाज के लिए, ताकि लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो सके। तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राष्ट्र की बुनियादी पहचान के लिए। तो राष्ट्र की पहचान एक संविधान से ही होती है। ठीक है ना, तो इसलिए राष्ट्र की बुनियादी पहचान के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। समझ गया तक। अब नेक्स्ट तो यहाँ पर आपको एक बात बताऊं, अगर आपने संविधान की आवश्यकता के बारे में पढ़ लिया है तो संविधान के कार्य के बारे में भी लिख दोगे। ठीक है, जब आपको उस टॉपिक के एंड में पता चल जाएगा कि भाई संविधान के जब आपको कार्य बताऊंगा तो आप समझ जाओगे भाई ये तो सेम ही है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आप कार्य लिख सकते हो कि संविधान बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। ठीक है ना, तो सेम बात यहाँ पर आ गई भाई तालमेल बैठाने के लिए। ठीक है ना, तो एक ऐसे नियमों का समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के अंदर जो सदस्य हैं, और सदस्य हैं वो विभिन्न समुदाय की हैं। ठीक है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, न्यूनतम समन्वय बनाने के लिए और विश्वास बना रहे, तो ऐसे के नियमों, ऐसे बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराए। ठीक है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या हो गया, संविधान के कार्य हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं समाज में फैसले लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी निश्चित करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, कि वे सरकार बनेगी कैसे, तो ये भी हमें संविधान में बताया जाता है। ठीक है ना, तो ये भी संविधान के कार्य हैं। आगे हम बात कर लेते हैं। और अगर आप बता सकते हो सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। ये सीमा इस रूप से मौलिक होती हैं कि सरकार कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब कि जो लिमिटेशन ऐसी होती हैं जो सरकार के उनको उल्लंघन नहीं कर सकती किसी भी हालत में। ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक।
तो संविधान का कार्य क्या हो गया? सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाना। नेक्स्ट आप बता सकते हो कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु सही परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ठीक है, मतलब कि एक न्यायपूर्ण समाज की वो स्थापना कर सके, इसलिए इसको ऐसी परिस्थितियाँ तो वो निर्माण कर सके, इसलिए इसको क्षमता प्रदान करना किसको? सरकार को। ये किसका कार्य है? संविधान का है कि सरकार को कैसे क्षमता प्रदान करे। कहने का मतलब है कि ऐसे नियम कानून बनाए जिससे कि सरकार को इतनी तो पावर होगी वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तो ये क्या हो जाएंगे? संविधान के कार्य हो जाएंगे। देखा, मैंने बोला था ना कि संविधान की आवश्यकता और संविधान के कार्य बिल्कुल सेम है, तो आप समझ सकते हो फिर तो थोड़ा बहुत अंतर है। बस बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, मतलब कि किस प्रकार से संविधान प्रचलन में आया। तो यहाँ पर हम बात करें अनेक देशों की, तो अनेक देशों में संविधान इससे निष्प्रभावी अनसक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। और हम बात करें विश्व में जो सफल संविधान जिसकी है वो भारत है, दक्षिण अफ्रीका है और अमेरिका है। ठीक है ना, तो समझ गए यहाँ तक। और जिनके जो संविधान है वो निष्प्रभावी होते हैं उनको ऐसे लोगों ने बनाया होता है, मतलब कि ऐसे अलोकप्रिय नेताओं ने बनाया होता है जिनके पास ऐसी क्षमता नहीं होती है वो लोगों को साथ लेकर चल सकें। ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक। और यहाँ पर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान इतना सक्सेसफुल क्यों है, उसको इतनी वैधता क्यों मिली? क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया था जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद यानी कि बातचीत करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, जो हमारा संविधान है भारतीय संविधान, उसको इतनी वैधता मिली। और संविधान जो निर्माण कर रहे थे यानी संविधान निर्माता लोगों को ये समझाने में भी काफ़ी सफल रहे, सक्सेसफुल रहे कि संविधान उनकी कोई जो व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई सोर्स नहीं है, कोई साधन नहीं है। और यही कारण है कि जो हमारा संविधान है उसको इतनी वैधता मिली। ठीक है, समझ गया आता है कि संविधान को किस प्रकार से प्रचलन में लाया गया। तो यहाँ पर यही बताओगे कि उसको ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें क्या भाई समाज से संवाद करने की क्षमता थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, संविधान का मौलिक प्रावधान। तो इसमें हम बात करेंगे एक सफल संविधान की। तो एक सफल संविधान की विशेषता होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ रीजन, कुछ ना कुछ कारण देता है कि जो उसके अंदर प्रावधान एक संविधान के अंदर वो उसका आदर करे, वो उसकी रिस्पेक्ट करे। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की। मान लो एक देश का संविधान है और उस देश के अंदर बहुसंख्यक समुदाय भी रहता है और अल्पसंख्यक समुदाय भी रहता है। ठीक है, अब उस संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो कि केवल बहुसंख्यक को बढ़ावा देते हैं, उनकी वैल्यू को बढ़ावा देते हैं, सारे क्षेत्र में उनको आगे रखा गया है अल्पसंख्यक के मुकाबले। ठीक है, ऐसे प्रावधान किए गए हैं। अब बहुसंख्यक के पास तो कुछ रीजन है कि वो संविधान के प्रावधानों का आदर करे, और हम बात करें अल्पसंख्यक की तो उनके पास कोई रीजन नहीं होनी, उसका कारण नहीं कि जो संविधान के अंदर जो प्रावधान है उनका वो आदर करे, उनको रिस्पेक्ट करे। ठीक है, क्योंकि उनके हित में कुछ भी बात नहीं की गई, उनके पास कुछ रीजन नहीं है कि उसका आदर करे। समझ गया यहाँ तक एक सफल संविधान का मतलब क्या होता है, एक सफल संविधान की क्या विशेषता होती है, ये आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, संविधान के मौलिक प्रावधान के अंदर। समझ गए यहाँ तक। हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, भारतीय संविधान कैसे बना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से, किसने इसका निर्माण किया। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया आपके हिसाब से? एक व्यक्ति ने, दो व्यक्तियों ने? नहीं, तो भारतीय संविधान को बनाया था संविधान सभा ने। अब ये कोई एक व्यक्ति नहीं था, ये थी बहुत सारे लोगों की सभा। ठीक है, जिन्होंने मिलकर क्या करा, संविधान का निर्माण किया हमारे प्यारे देश भारत का। समझ आया यहाँ तक। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो ये संविधान सभा है इसके अंदर जो मेंबर्स थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया वो किस प्रकार से चुने गए। आ रहा है मन में सवाल? अगर हाँ तो कमेंट बताना भाई कि मेरे मन में ये सवाल आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें किस प्रकार से मेंबर्स चुने गए। तो चुने गए थे किस प्रकार से कि जो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने क्या भाई अप्रत्यक्ष विधि से इनको चुना। अब अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है इसके बारे में आप जानोगे 3rd चैप्टर में। ठीक है, तो इतना समझ लो जो वोट होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होते, प्रतिनिधि के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कह देते हैं, अप्रत्यक्ष विधि हम कह देते हैं। तो आगे हम बात करें अब संविधान सभा की रचना किस प्रकार से हुई। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा की जो रचना हुई थी लगभग उसी योजना के अनुसार हुई थी जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन योजना कह देते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति कैबिनेट मिशन ने कहा था। ठीक है, इसलिए उसको हम क्या कह देते हैं, कैबिनेट मिशन योजना हम कह देते हैं। अब इस जो योजना थी कैबिनेट मिशन योजना, इसके अनुसार क्या था कि जो संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या कितनी होगी, 389 निर्धारित की गई। ठीक है, जो कि संविधान सभा का जो संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, इस योजना के अनुसार कितने, 389। अब जो 389 है वो कहाँ से कैसे कैसे चुने जाएंगे तो उसकी हम बात कर लेते हैं।
तो 292 ब्रिटिश भारत से, 93 देशी रियासतों से। अब इससे पहले एक बात कर लेते हैं, जो हमारा पहले भारत था ना आजादी से पहले, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक ब्रिटिश भारत और एक देशी रियासतों में। ठीक है, देशी रियासतों में राजा रजवाड़ों का क्या कहते हैं भाई। और इस योजना के अनुसार संविधान निर्माण ने कराई सदस्य संख्या 389 निर्धारित कर दी गई। मतलब कि जो संविधान सभा के अंदर सदस्य होंगे वो 389 होंगी। और वो कहाँ से ले जाने उसकी हम बात कर लेते हैं। तो 292 ब्रिटिश भारत से, 93 देशी रियासतों से, ठीक है, जो भारतीय रियासतें थी, और 4 चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों से, दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ठीक है, तो यहाँ से कई बंदे चुने जाने थे जो भी 389 सदस्य थे। आप इनको टोटल करोगे तो कितने हो जाएंगे, 389 हो जाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि देशी रियासतों का मतलब यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर हम बात कर ले देशी रियासतों की। तो आज़ादी से पहले क्या था ना, तो जो हमारा भारत था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक देशी रियासतों में और एक ब्रिटिश भारत में। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत 292 और 93 देशी रियासतों से। तो देशी रियासत का मतलब क्या है, जिनको रजवाड़े कह देते हैं। तो इसमें क्या था, राजा का शासन होता था। टोटल 565 थी। ठीक है, टोटल भारत के अंदर 565, समझ गए यहाँ तक। तो इनसे क्या 93 सदस्य लिए गए, कहाँ पर, संविधान सभा के अंदर। ठीक है, जिन पर राजा का शासन होता था, समझ गए यहाँ तक। जो हमारा भारत था पहले 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ब्रिटिश भारत और देशी रियासत। इसलिए बस थोड़ा हटके, लेकिन आपको जानना जरूरी था। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो अगर आप टोटल करोगे इन संख्याओं तो कितने हो जाएगा, 389 हो जाएंगी। अब जो ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या, आगे हम बात करें तो ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया। ठीक है, जो भी सीट मिलनी थी वो उस प्रत्येक प्रांत की जनसंख्या के हिसाब से दिया गया। मोटे तौर पर 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति, ठीक है, उनको स्थान दिया गया। और जो प्रत्येक प्रांत के सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, मुसलमानों, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, इन 3 समुदाय के हिसाब से क्या जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, संविधान सभा के अंदर। और प्रत्येक प्रांत के सीटों को 3 प्रमुख समुदायों, कौन कौन से, मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, जो प्रत्येक प्रांत को सीट दी गई उसमें मुख्य 3 समुदायों के हिसाब से क्या है, जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, संविधान सभा का स्वरूप। तो इसमें हम बात करेंगे संविधान सभा का स्वरूप किस प्रकार का था। तो चलिए देखते हैं इसको। तो संविधान सभा की पहली बैठक, या आप अधिवेशन कह लो, ठीक है, बैठक अधिवेशन दोनों चलेगा। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रात 11 बजे हुई। ठीक है, यानी 11 बज रहे थे। और डिटेल में जाने तो सोमवार का दिन था। ठीक है, अच्छे से हमने इसका पोस्टमार्टम कर दिया, समझ गए यहाँ तक। सोमवार का दिन था, 11 बज रहे थे, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई संविधान सभा। ठीक है, और आगे हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि पहली बैठक के दौरान जो इसके अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, नॉन परमानेंट जो मेंबर अध्यक्ष चुने गए वो कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है ना। और 11 दिसंबर 1946 जो इनकी दूसरी बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया है। ठीक है ना। अब आगे हम बात करें अव्यक्ति प्रारूप समिति, यानी कि जिसको ड्राफ्ट कमेटी हम कहते हैं, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। ठीक है ना। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रारूप समिति हम कहते हैं। ठीक है ना, जिसको क्या संविधान का क्या कहते हैं, ड्राफ्ट तैयार करना था एक प्रकार से कि संविधान किस प्रकार का होगा। तो किसका काम था, इस प्रारूप समिति का काम था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, सिंपल सा है। आगे हम बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 की। तो क्या खास था इस दिन, तो इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा के सामने कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा। तो उसके लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अब इसमें क्या था, भारत के लिए प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई थी। अब प्रभुता मतलब क्या होता है कि जो एक देश है वो खुद अपने निर्णय ले सके, यानी भारत खुद अपने निर्णय ले सके, खुद का प्रभु हो। ठीक है ना, इसलिए प्रभुता संपन्न यहाँ पर वर्ड यूज किया गया। तो प्रभुता संपन्न और लोकतांत्रिक मतलब हम जानते हैं, तो उसकी रूपरेखा इसमें दी गई थी। ठीक है ना। अब जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर को, तो इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या करा, स्वीकार कर लिया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। आगे हम बात करते हैं 3 जून 1947 की। तो 3 जून 1947 की माउंटेबेटन योजना के अनुसार विभाजन के बाद वो सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आए थे। ठीक है, जो विभाजन हुआ उसके बाद जो भी सदस्य संविधान सभा के अंदर थे जो कि कहाँ से चुनकर आए थे, पाकिस्तान से चुनकर आए थे, वो अब नहीं रहे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक।
अब जो संख्या कितनी बच गई, 299 बच गई, ठीक है। पहले कितनी थी, 389 थी, अब घटकर कितनी रह गई, 299 रह गई, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की प्रतिनिधि थे उनको हटाकर। समझ गया तक। अब क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को केवल 284 सदस्य ही कितने थे, उपस्थित थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, जो अंतिम रूप से पारित संविधान था उस पर हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए, ठीक है। 299 में से केवल 284 नहीं क्या करे, सिग्नेचर किए। समझ आया यहाँ तक। और आगे हम बात कर लें तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान अंगीकृत किया गया उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। समझ आया यहाँ तक। और संविधान को बनाने में टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और टोटल 166 बैठकें हुई, ठीक है। तो यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो टोटल 166 बैठकें हुई हैं। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया फाइनली, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। और हम बात करें संशोधन की तो अभी तक टोटल 105 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, संशोधन मतलब कि चेंजेस जो हुए, बदलाव जो हुए अभी तक 105 बार हो चुके हैं, 105 संशोधन हो चुके हैं। और आगे हम बात करें तो संविधान का लगभग 75% अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगर आपको नहीं पता भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो, ठीक है ना। तो आप इतना ध्यान रख लेना, बाकी 75% अंश इसी से लिया गया है। और आगे हम बात करें तो 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट से 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। किससे, मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट से। समझ आया यहाँ तक। अब आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। तो इसको उधार का थैला क्यों कहते हैं, ठीक है। कोई थैला उधार लिया था क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान को उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में जो प्रावधान है ना वो बहुत देशों से लिए गए, अलग अलग देशों से लिए गए हैं। जैसे कि हम बात करें ब्रिटिश संविधान की तो ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, जिसके बारे में पढ़ोगे 3rd चैप्टर में। तो अपने इंडिया में क्या होता है, तो जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया। बाकी इसके बारे में हम 3rd चैप्टर में पढ़ लोगे। सरकार का संसदीय स्वरूप, जो हमारा सरकार का संसदीय स्वरूप है, ये भी हमें ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कानून के शासन पर विचार, जो शासन होगा वो कानून के आधार पर होगा, इसका विचार भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष का पद यानी कि संसद में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका क्या होगी, ये भी ब्रिटिश संविधान से लिया। और कानून निर्माण की विधि, कानून किस प्रकार से बनता है तो इसकी विधि भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आगे हम बात करें अमेरिका के संविधान से तो मौलिक अधिकारों की सूची अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो इसके बारे में आप पढ़ोगे 6th चैप्टर में अपने, ठीक है ना। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि जो कानून बनाया जाता है विधायिका द्वारा, ठीक है, अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसकी जांच जो करी जाती है तो उसके जो न्यायपालिका है वो इसके तहत के न्यायिक पुनरावलोकन के तहत इसमें जांच कर सकती है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन हम कहते हैं। तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, वो भी। आगे हम बात करें आयरलैंड का संविधान, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आगे हम बात करें फ्रांस के संविधान से, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो ये 3 वर्ड है ये कहाँ पर प्रचलित हुए थे, ठीक है। आपको एक बताते थे क्रांति से संबंधित है, तो किस क्रांति में ये 3 वर्ड हमें देखने को मिले थे, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे। आगे हम बात करते हैं कनाडा के संविधान की। तो कनाडा के संविधान से लिया गया एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। मतलब कि सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है, ये कनाडा से ली गई है, ठीक है, कनाडा के संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो फाइनली तुम्हारे चैप्टर यहाँ पर होता है खत्म। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक ये ले। हमने पूरा 1 शॉट में इस चैप्टर को देख लिया है, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मुझे मैसेज करना, जो भी क्वेरी आपकी है वो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। उसका जवाब मैं आपको फटाफट देने की कोशिश करूँगा। बाकी नोट्स चाहिए कुछ भी आपको काम मिल जाएंगे, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जाकर ज्वाइन कर देना, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पर क्या मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह जो भी अपडेट है वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।